नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। एक ऐसे चीज को समझने के लिए जो हमारे चारों ओर मतलब लगातार हो रही है बदलाव की रफ्तार। हमारा आज का विषय है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। जी है, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है ये। और इसके लिए हमने एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 4 को देखा है ताकि हम इसकी जरूरी बातें आप तक पहुंचा सकें। हाँ, एनसीईआरटी काफी अच्छा आधार देता है इसके लिए। तो आज हमारी कोशिश क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब केमिकल रिएक्शंस असल में चलती कैसे हैं, उनकी स्पीड क्या होती है और सबसे जरूरी वो कौन से स्पीड कंट्रोल बटन है जिन्हें प्रकृति या हम दबाकर इस रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये समझना कि रिएक्शन होती कैसे है और कितनी तेजी से। देखिए, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स ये तो बता देती है कि कोई बदलाव मुमकिन है या नहीं। जैसे हीरा ग्रेफाइट में बदल सकता है, ये ऊष्मागतिकी कहती है। लेकिन ये बदलाव इतना धीमा है कि हमारी जिंदगी में तो हीरा हीरा ही रहता है। हाँ, हजारों लाखों साल लग जाते हैं उसमें। यहीं पर केमिकल काइनेटिक्स का रोल आता है। ये हमें बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी तेज या धीमी होगी। तो चलिए इस स्पीड के विज्ञान को करीब से जानते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल, हमें रिएक्शन की स्पीड जानने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई चीज धीरे हो रही है या तेजी से? अरे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। आप सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में भी खाना कितनी जल्दी खराब होगा। हाँ, ये तो जरूरी है। या सीमेंट कितनी जल्दी सेट होगा, या दांतों की फिलिंग कितनी जल्दी पक्की होगी, ये सब जानना होता है। यहाँ तक कि हमारी दवाइयाँ शरीर में कितनी तेजी से काम करेंगी या इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट कितनी जल्दी बनेगा, ये सब कुछ रिएक्शन की स्पीड पर ही तो निर्भर करता है। अच्छा, तो इसलिए इस स्पीड को मापना और समझना बहुत अहम है। तो हम स्पीड या वेग को मापते कैसे हैं? क्या देखते हैं हम? बहुत सरल तरीके से कहें तो हम देखते हैं कि एक निश्चित समय में रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले किसी पदार्थ की मतलब अभिकारक की मात्रा कितनी कम हुई। ओके। या फिर बनने वाले किसी पदार्थ मतलब उत्पाद की मात्रा कितनी बढ़ी। इसी बदलाव की दर को अभिक्रिया का वेग या रेट कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये स्पीड पूरी रिएक्शन के दौरान एक जैसी रहती है, जैसे कार का स्पीडोमीटर ऊपर नीचे होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसे कार की स्पीड बदलती है वैसी रिएक्शन की स्पीड भी अक्सर बदलती रहती है, खासकर शुरुआत में तेज और फिर वो धीमी होती जाती है क्योंकि अभिकारक कम होते जाते हैं ना। हाँ, ये तो है। इसीलिए हम दो तरह के वेग की बात करते हैं। एक है औसत वेग यानी एवरेज रेट। औसत वेग? हाँ, जो एक लंबे समय के दौरान हुए कुल बदलाव को बताता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में कितनी रिएक्शन हुई, ये एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमें किसी खास पल, किसी खास क्षण पर रिएक्शन की सही स्पीड जानने में दिलचस्पी होती है। उसी इंस्टेंट पर? हाँ, उसी इंस्टेंट पर। इसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस रेट। ये ठीक वैसा है जैसे आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी पल स्पीडोमीटर देखते हैं। ग्राफ पर देखें तो ये उस क्षण पर खींची गई स्पर्श रेखा मतलब टैंजेंट का ढाल या स्लोप होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा सटीक जानकारी देता है। जी हाँ, ये हमें रिएक्शन के बारे में ज्यादा बारीक जानकारी देता है, खासकर अगर हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2HI से बना H2+I2, तो इसमें जो नंबर है 2, उसका वेग से क्या लेना देना है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, समीकरण बता रहा है कि HI के 2 अणु टूटकर H2 और I2 का एक अणु बनाते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि HI के खत्म होने की रफ्तार H2 या I2 के बनने की रफ्तार से 2 गुनी होगी। ओह हाँ, डबल स्पीड से गायब होगा HI। बिल्कुल। तो जब हम पूरी रिएक्शन का एक सिंगल रेट बताना चाहें, एक ताकतनी वेग, तो हमें इन नंबर्स का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों का ध्यान रखना पड़ता है। हम हर पदार्थ के रेट को उसके गुणांक से भाग दे देते हैं। इससे हमें एक स्टैंडर्ड यूनिक रेट मिल जाता है पूरी रिएक्शन के लिए। समझ गई, मतलब HI के रेट को 2 से भाग देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तो हमने स्पीड को नापना सीख लिया, औसत दर, तात्क्षणिक और गुणांक का असर भी। अब आते हैं उस स्पीड कंट्रोल पर। कौन सी चीजें हैं जो इस रफ्तार को घटाती या बढ़ाती हैं? यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अब आता है मजा। कई चीजें हैं लेकिन 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। 3? कौन कौन से? पहला अभिकारकों की मात्रा यानी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा है तापमान
टेम्परेचर। और तीसरा है एक तरह का मददगार, जिसे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक। चलिए पहले सांद्रता की बात करते हैं। ज्यादा अभिकारक मतलब ज्यादा स्पीड। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर केस में यही होता है। आप अभिकारकों की मात्रा बढ़ाएंगे तो रिएक्शन तेज हो जाएगी। लॉजिकल है, ज्यादा भीड़ होगी तो टकराने के चांस ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली। और ये वेग नियम या रेट लॉ जिसके बारे में आपने पूछा था, हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। ये है क्या चीज? भारी नहीं है, बस एक तरीका है। वेग नियम, रेट लॉ, इसी चीज को गणित की भाषा में बताता है। ये एक समीकरण है, एक इक्वेशन जो दिखाता है कि रिएक्शन की स्पीड अभिकारकों की सांद्रता पर कैसे निर्भर करती है। जैसे अगर रिएक्शन है AA प्लस BB उत्पाद, तो वेग नियम कुछ ऐसा दिखेगा। वेग बराबर KAX BY। एक मिनट, यहाँ ये x और y क्या है? क्या ये वही a और b हैं जो हमने रिएक्शन में लिखे थे? नहीं, यही तो मतलब असली कहानी है। जरूरी नहीं कि x a के बराबर हो और y b के बराबर हो। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये x और y, जिन्हें हम रिएक्शन की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता चलते हैं। ओह, मतलब हम केवल रिएक्शन का बैलेंस समीकरण देखकर ये नंबर नहीं बता सकते? बिल्कुल नहीं बता सकते। ये एक बहुत बड़ा सबक है केमिकल काइनेटिक्स में। रिएक्शन ऊपर से जितनी सीधी दिखती हैं, अंदर का मामला उतना सीधा नहीं होता। ये कोटि x, y हमें बताती है कि किसी अभिकारक की सांद्रता बदलने पर स्पीड कितनी बदलेगी। अगर x = 1 है तो a की सांद्रता दोगुनी करने पर स्पीड दोगुनी होगी। अगर x = 2 है तो दोगुनी करने पर स्पीड 4 गुना हो जाएगी। अच्छा, और अगर शून्य हुई कोटि तो? शून्य कोटि का मतलब है कि स्पीड उस अभिकारक की मात्रा पर निर्भर ही नहीं करती। आप उसे कितना भी बदलें, स्पीड वही रहेगी। कमाल है। और इसमें वो k क्या था? वेग = k? हाँ, k। ये है वेग स्थिरांक यानी रेट कांस्टेंट। ये उस रिएक्शन की अपनी जाती कह सकते हैं अंदरूनी रफ्तार है। एक निश्चित तापमान पर तापमान बदलेगा तो k भी बदलेगा, लेकिन एक तापमान पर एक रिएक्शन के लिए k फिक्स होता है। इसकी यूनिट भी रिएक्शन की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कोटि हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, लेकिन मैंने एक और शब्द सुना है, आणविकता। मॉलिक्यूलैरिटी। क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग है? नहीं, ये अलग है और इनमें फर्क समझना जरूरी है। आणविकता एक सैद्धांतिक चीज है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कैसे? ये सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है, मतलब वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं। आणविकता बस ये बताती है कि उस एक स्टेप में कितने अणु या आयन आपस में टकरा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ टकराने वाले अणुओं की संख्या? हाँ, न्यूनतम संख्या जिनका टकराना जरूरी है। यह हमेशा एक पूरा नंबर होता है। 1 यूनिमॉलिक्यूलर, 2 बायमॉलिक्यूलर या बहुत कम केस में 3 ट्राइमॉलिक्यूलर। 3 से ज्यादा की आणविकता लगभग नहीं होती, क्योंकि 3 से ज्यादा अणुओं का एक ही समय एक ही जगह सही तरीके से टकराना बहुत मुश्किल है। ओके, तो आणविकता = थ्योरी, एक स्टेप के लिए पूर्णांक। बिल्कुल। और कोटि? जबकि कोटि एक प्रायोगिक चीज है, एक्सपेरिमेंटल। ये पूरे रिएक्शन पर लागू होती है, चाहे वो एक स्टेप में हो या कई स्टेप्स में। और ये बताती है कि सांद्रता बदलने पर स्पीड पर असल में क्या असर पड़ रहा है। ये शून्य, भिन्न कुछ भी हो सकती है। तो जटिल अभिक्रियाओं का क्या, जो कई पदों में होती है? हाँ, अच्छा सवाल है। जो जटिल अभिक्रियाएं कई पदों में होती हैं, उनमें पूरी रिएक्शन की रफ्तार सबसे धीमे वाले पद पर निर्भर करती है। सबसे धीमे वाले पर? जी हाँ, उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। आप रिले रेस की तरह सोचिए। रिले रेस? हाँ, रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं। पूरी टीम कितनी जल्दी रेस खत्म करेगी, ये किस पर निर्भर करता है? सबसे धीमे दौड़ने वाले पर? बिल्कुल, वही बॉटलनेक होता है। वैसे ही रिएक्शन में सबसे धीमा स्टेप पूरी रफ्तार तय करता है, और अक्सर इसी धीमे पद की आणविकता ही पूरी रिएक्शन की कोटि होती है। अच्छा, तो आणविकता थ्योरी, एक स्टेप, कोटि एक्सपेरिमेंट, पूरी रिएक्शन, और धीमा स्टेप ही राजा है। ये क्लियर हुआ। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं, तापमान। हाँ, तापमान। हम सब जानते हैं कि गर्म करने पर चीजें जल्दी होती हैं। मैंने सुना है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर स्पीड लगभग डबल हो जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, ये 10 डिग्री वाला नियम काफी मशहूर है। हालांकि ये हमेशा बिल्कुल सटीक नहीं होता, पर एक अच्छा अंदाजा है। पर होता क्यों है ऐसा? इसके पीछे का राज है सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम EA लिखते हैं। सक्रियण ऊर्जा, ये क्या है? इसे आप एक एनर्जी पहाड़ या ऊर्जा अवरोध समझिए।
अभिकारकों को उत्पाद बनने के लिए इस पहाड़ को पार करना पड़ता है। उन्हें थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है इस पहाड़ को चढ़ने के लिए। ठीक है, एक पहाड़ है जिसे पार करना है। हाँ, जब अणु टकराते हैं तो वो एक बहुत ही कम समय के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वाली एक अस्थिर सी अवस्था बनाते हैं। इसे सक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यह बिल्कुल पहाड़ की चोटी जैसा है। चोटी? हाँ, पीक। यहां से अणु या तो वापस अभिकारक की तरफ लुढ़क सकते हैं या फिर आगे बढ़कर उत्पाद की घाटी में जा सकते हैं। तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है? अब देखिए, आरेनियस समीकरण है जो ताप और वेग स्थिरांक k के बीच का रिश्ता बताता है। k = a e नेगेटिव EA/RT। ओ, ये है वो फेमस इक्वेशन। हाँ, ये दिखाता है कि तापमान T बढ़ाने से वेग स्थिरांक k तेजी से मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा तापमान मतलब अणुओं के पास औसत गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। एक और चीज है मैक्सवेल-बोल्ट्जमान वक्र। हाँ, वो घंटी जैसा कर्व। बिल्कुल, वो दिखाता है कि किसी तापमान पर अणुओं में ऊर्जा का वितरण कैसा है। जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो पूरा कर्व दाईं ओर खिसक जाता है और थोड़ा फैल जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादा अणुओं के पास अब वो जरूरी टिकट यानी सक्रियण ऊर्जा EA से ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, मतलब ज्यादा अणु आप पहाड़ पार कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये पाया गया है कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर EA से ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का अंश मतलब फ्रैक्शन लगभग दुगना हो जाता है। इसीलिए स्पीड भी लगभग डबल हो जाती है। वाह, तो तापमान अणुओं को पहाड़ पार करने की ज्यादा ताकत देता है। समझ गई। अब तीसरा फैक्टर, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ये तो जैसे जादूगर होते हैं। हाँ, लगते तो जादूगर जैसे ही हैं। रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं और खुद वैसे के वैसे बने रहते हैं। ये कैसे करते हैं भाई? जादू नहीं, विज्ञान है। उत्प्रेरक असल में रिएक्शन के लिए एक नया आसान रास्ता बना देते हैं। नया रास्ता? हाँ, सोचिए अगर एनर्जी पहाड़ बहुत ऊंचा है तो उत्प्रेरक उसके बगल से एक सुरंग खोद देता है। सुरंग मतलब एक वैकल्पिक मार्ग, ऑल्टरनेटिव पाथवे। मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत कहता है कि उत्प्रेरक पहले अभिकारक से जुड़कर एक अस्थायी चीज, एक इंटरमीडिएट बनाता है और फिर ये इंटरमीडिएट टूटकर उत्पाद और ओरिजिनल उत्प्रेरक वापस दे देता है। अच्छा। इस नए रास्ते या सुरंग की सक्रियण ऊर्जा EA कम होती है और हमने अभी देखा EA कम तो मतलब रिएक्शन तेज। तो उत्प्रेरक पहाड़ की ऊंचाई कम कर देता है। हाँ, प्रभावी रूप से यही करता है। वो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उत्प्रेरक पहाड़ की ऊंचाई कम करते हैं पर वे शुरुआत, अभिकारक और मंजिल उत्पाद के बीच ऊर्जा के कुल अंतर डेल्टा G को नहीं बदलते। अच्छा, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं ये नहीं बदलते? नहीं, वो रिएक्शन की संभाव्यता या साम्यावस्था को नहीं बदलते। बस वो साम्यावस्था तक पहुंचने का समय कम कर देते हैं, रास्ता आसान और तेज बना देते हैं। जैसे हमारे शरीर में एंजाइम करते हैं। बिल्कुल, एंजाइम कमाल के जैविक उत्प्रेरक हैं। वो बहुत विशिष्ट होते हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं। ठीक है, तो हमने स्पीड को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक समझ लिए, सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक। क्या हम रिएक्शन की कोटि के आधार पर उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये जानना कि समय के साथ अभिकारक कितना बचेगा? हाँ बिल्कुल, इसके लिए समाकलित वेग समीकरण यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस काम आते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। हाँ, ये समीकरण हमें सीधे बताते हैं कि अलग अलग समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी या किसी निश्चित सांद्रता तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये डेरिवेशन से आते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करके। तो ये प्रैक्टिकली ज्यादा उपयोगी है? हाँ, क्योंकि हम लैब में अक्सर समय के साथ सांद्रता ही मापते हैं। तो ये समीकरण एक्सपेरिमेंटल डेटा को समझने और उससे वेग स्थिरांक K निकालने में बहुत मददगार है। तो शून्य कोटि के लिए कैसा होता है समीकरण? शून्य कोटि रिएक्शन के लिए समीकरण बहुत सीधा है। R = -KT + R0। यहाँ R है समय T पर सांद्रता और R0 शुरुआती सांद्रता। ये एक सीधी रेखा का समीकरण है, Y = mx + c जैसा। मतलब सांद्रता समय के साथ लीनियरली घटती है। बिल्कुल। और प्रथम कोटि के लिए? प्रथम कोटि रिएक्शन जो बहुत आम है, जैसे रेडियो एक्टिव क्षय, हाँ सुना है, उनके लिए समीकरण थोड़ा अलग है। ln R = -KT + ln R0, या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं K = 2.303 T log R0/R। इसमें लॉग आ गया।
मतलब ये सीधी रेखा नहीं है? नहीं, सांद्रता का समय के साथ ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता, वो चरघातांकीय रूप से घटता है। लेकिन अगर आप सांद्रता के लॉग ln r या log r का ग्राफ समय के साथ बनाएंगे तो वो सीधी रेखा आएगी। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और टर्म है अर्धायु। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? अर्धायु, जिसे हम t1/2 लिखते हैं, वो समय है जिसमें अभिकारक की मात्रा घटकर अपनी शुरुआती मात्रा की ठीक आधी रह जाती है। आधा होने का टाइम। हाँ, ये रिएक्शन की स्पीड का एक अंदाजा देता है। शून्य कोटि के लिए अर्धायु का फॉर्मूला है T1/2 बराबर R सोचे बटे 2 के। इसमें R सोचे आ रहा है, मतलब शुरुआती मात्रा पर निर्भर करता है। हाँ, शून्य कोटि में अगर आप ज्यादा मात्रा से शुरू करेंगे तो आधा होने में ज्यादा समय लगेगा। और प्रथम कोटि के लिए? प्रथम कोटि के लिए अर्धायु का फॉर्मूला है T1/2 बराबर 0.693 बटे के। इसमें तो R सोचे नहीं है। नहीं है, यही तो कमाल की बात है। प्रथम कोटि रिएक्शन में आधा होने में लगने वाला समय हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप शुरू में 1 किलो लें या 1 ग्राम। सच में? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, लेकिन बहुत उपयोगी है। इसी गुण की वजह से रेडियो कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकें काम करती हैं, जिससे हम हजारों साल पुरानी चीजों की उम्र पता लगा सकते हैं। क्योंकि C14 का क्षय प्रथम कोटि का है, उसकी अर्धायु फिक्स है, लगभग 5730 साल। वाह, ये तो सच में कमाल है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन देखने में तो लगती है कि 2 चीजों पर निर्भर करेगी, पर करती सिर्फ एक पर ही है। मैंने छद्म प्रथम कोटि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सुना है। हाँ, ऐसा होता है। इसे छद्म या नकली प्रथम कोटि इसीलिए कहते हैं। नकली क्यों? मान लीजिए रिएक्शन में 2 अभिकारक हैं A और B, लेकिन B जैसे पानी, अगर वो विलायक है, इतनी ज्यादा मात्रा में है कि रिएक्शन के दौरान उसकी सांद्रता में कोई खास बदलाव ही नहीं आता। जैसे समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकाल लेना। हाँ, समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। ऐसी हालत में B की सांद्रता लगभग स्थिर मान ली जाती है और उसे वेग स्थिरांक K में ही शामिल कर लेते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड असल में सिर्फ A की सांद्रता पर निर्भर करती हुई दिखती है। अच्छा, है तो असल में द्वितीय कोटि A और B दोनों पर निर्भर, पर व्यवहार प्रथम कोटि जैसा करती है। जी हाँ, इसीलिए इसे छद्म प्रथम कोटि कहते हैं। एस्टर का पानी में घुलना या शक्कर का इन्वर्जन इसके क्लासिक उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया। अब लगभग सारी बातें कवर हो गई हैं मेरे ख्याल से। आखिर में हमने शुरुआत में कहा था कि रिएक्शन अणुओं के टकराने से होती है, तो क्या हर टक्कर कामयाब होती है? हर बार अणु टकराएं और उत्पाद बन गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर ऐसा होता तो सारी रिएक्शन पलक झपकते ही हो जाती। हाँ, ये भी है। यहीं पर संघट्ट सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी तस्वीर में आता है। ये सिद्धांत कहता है कि हाँ, रिएक्शन के लिए अणुओं का टकराना जरूरी है। टकराएंगे नहीं तो बॉन्ड टूटेंगे, बनेंगे कैसे? ठीक है। लेकिन हर टक्कर काम की टक्कर या प्रभावी टक्कर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती। प्रभावी टक्कर मतलब? प्रभावी टक्कर के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। 2 शर्तें कौन सी? पहली शर्त, पर्याप्त ऊर्जा। टकराने वाले अणुओं के पास कम से कम उतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो एनर्जी पहाड़ मतलब सक्रियण ऊर्जा को पार करने के लिए काफी हो। इसे दहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी तो चाहिए। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है सही दिशा यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन। अणुओं का टकराते समय सही दिशा में होना भी उतना ही जरूरी है। सही दिशा, इसका क्या मतलब? सोचिए, ताला खोलने के लिए चाबी को सही एंगल पर लगाना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही अणुओं को सही तरीके से टकराना होगा ताकि पुराने बॉन्ड टूट सकें और नए बॉन्ड बन सकें। अगर वे गलत एंगल से टकराएंगे तो चाहे उनके पास कितनी भी ऊर्जा हो, वे बस टकरा कर वापस चले जाएंगे, उत्पाद नहीं बनेगा। ओहो, मतलब सिर्फ जोर से टकराना काफी नहीं, सही जगह पर टकराना भी जरूरी है। बिल्कुल सही, सही पोज में टकराना जरूरी है। इसीलिए आरएनएस समीकरण में बाद में एक और फैक्टर P जोड़ा गया, जिसे प्रायिकता या त्रिविम कारक प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। ये P उन टक्करों के अंश को दिखाता है जिनका ओरिएंटेशन सही है। तो पूरी कहानी सिर्फ एनर्जी की नहीं, टक्करों की संख्या, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और सही ओरिएंटेशन तीनों की है। समझ गई। बेशक ये सिद्धांत भी शायद परफेक्ट नहीं होगा।
हाँ, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये अणुओं को सिर्फ कठोर गोलों जैसा मानता है, उनकी असली जटिल बनावट और अंदरूनी संरचना को नजरअंदाज करता है। लेकिन फिर भी ये हमें टक्करों की अहमियत समझाने में बहुत मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो रासायनिक बलगतिकी हमें रिएक्शन की स्पीड का राज बताती है। हमने सीखा कि स्पीड का नियम मतलब रेट लॉ हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, समीकरण देखकर नहीं। बिल्कुल। कोटि और आणविकता अलग अलग बातें हैं। सांद्रता, तापमान और उत्प्रेरक वो कंट्रोल नॉब है जिनसे स्पीड बदलती है। हाँ, ये मुख्य नियंत्रक हैं। और आखिर में सिर्फ टकराना काफी नहीं, सही एनर्जी और सही दिशा में टकराना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सारे सिद्धांत मिलकर हमें तस्वीर का बड़ा हिस्सा दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब बातों को समझकर हम सचमुच केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में बेहतर प्रोसेस बना सकते हैं, हाँ, दवाइयां डिजाइन कर सकते हैं, चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। यही तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। ये ज्ञान हमें सिर्फ समझने में ही नहीं, बल्कि चीजों को डिजाइन और कंट्रोल करने की ताकत देता है। चाहे वो नया फ्यूल बनाना हो, या बेहतर प्लास्टिक, या शरीर में किसी एंजाइम के काम को समझना हो, या पर्यावरण में किसी प्रदूषक के खत्म होने की दर पता करनी हो। केमिकल काइनेटिक्स हर जगह है। तो ये सिर्फ स्पीड नहीं है। नहीं, ये सिर्फ स्पीड नहीं, ये रिएक्शंस के रास्ते यानी मैकेनिज्म और उसके नियंत्रण यानी कंट्रोल का विज्ञान है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, हमारे अपने शरीर के अंदर हर पल हजारों रिएक्शंस हो रही हैं, खासकर एंजाइम की मदद से जो अविश्वसनीय स्पीड और सटीकता से काम करती हैं। हमने आज जो सिद्धांत समझे, सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक, टक्कर, ओरिएंटेशन, ये हमें कैसे समझा सकते हैं कि प्रकृति इतनी लाजवाब केमिकल फैक्ट्री कैसे चला लेती है, जबकि लैब में वही काम करना इतना मुश्किल क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या राज है इस प्राकृतिक दक्षता का? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। नमस्कार।